I think he's I think कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप। हाँ बोलना चाह रहे थे। Hello, yes sir. So actually the network is breaking. Actually sir, hello. नेटवर्क इशू हो रहा है dear। Yes sir. Actually I was outside in Delhi right now. I was a tourist, so I was at Qutub Minar right now. Okay. तो आप मतलब कि अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उतर गए, दैट्स अ गुड थिंग, यू आर डूइंग इट। यस सर। तो नहीं सर, ये आप ही की मतलब गाइडेंस का स्पिरिट है। दैट्स अ गुड स्पिरिट है इनके अंदर, और ये कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं ये खुद भी नहीं जानते, बट इनको करना आना चाहिए। हाँ, ये आपको तो आपने वहां पे क्या देखा, आपको ऐसे क्या अच्छा लगा जो कि आप ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पे आए तो हमने कुछ सीखा, आपने कुछ सीखा? Yes, actually, the Qutub Minar is closed right now due to COVID reasons. Okay. So I didn't see much here, but I can see the architecture and. अच्छा, अगर आप कुतुब को देखना चाहते हैं तो आप उस साइड में जाइए, दूसरी साइड की तरफ, और वहां पे एक एलिवेटेड जगह है, किसी सिक्योरिटी वाले से पूछिए, वहां पे जब खड़े होंगे ना तो आपको कुतुब मीनार के टॉप और नीचे मतलब कि ऊपर का 3 स्टोरी आपको दिखेगा। ओके सर, ओके। वो लेफ्ट साइड की तरफ है, जब आप इंटर करेंगे उसके लेफ्ट साइड की तरफ, जैसे एग्जिट गेट है उसके पास एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप खड़े होकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा साफ दिखाई देगा। ओके सर, थैंक यू। हम जो है वो हमने कहा था कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। जैसे होटल्स में हमने बताया 3 सेक्शन होता है, फर्स्ट इज ए रिसेप्शन सेक्शन, सेकेंड इज द रेस्टोरेंट सेक्शन, और थर्ड है हाउसकीपिंग। तो जब आप होटल में चेक इन करेंगे, व्हेन यू गो टू द रिसेप्शन, जो स्टाफ जो है ही इज द वन जो कि एंट्री लेवल पे है। ये होटल मैनेजमेंट, जब कोई होटल मैनेजमेंट करने जाता है तो उसको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है कि वो ऑपरेशनल सेक्शन में जाना चाहता है या मार्केटिंग में या रेस्टोरेंट सेक्शन में। जब वो ऑपरेशन कोर्स करता है तो फर्स्ट जॉब उसको जो मिलता है एज ए रिसेप्शन इन द होटल। उसके बाद उसकी हायरार्की सिस्टम है, एंड देन उसकी प्रमोशन होती है, देन ही बिकम ए लॉबी मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, दैट्स उसकी जो है हायरार्की है। तो दैट इज द रीजन जब वो एंट्री लेवल से एंड देन वी गो टू द मैनेजरियल पोजीशन। तो ऑब्वियसली जब उसके एंट्री लेवल से मैनेजरियल पोजीशन पे जाता है या जाती है, व्हाटएवर इट इज, तो उसकी सैलरी इंक्रीज होती है एंड इट इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल। And no doubt, hotel industry is a highly paid profession in the hospitality and the service industry. अगर आप रेस्टोरेंट की तरफ जाइएगा तो रेस्टोरेंट पे जब भी कोई एंट्री लेवल पे होता है, ऑब्वियसली वो भी होटल मैनेजमेंट करके आता है, तो फर्स्ट थिंग वी डू इज इन ए वेटर। जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां पे भी 2 तरह का, एक सर्विस सेक्शन है, एक जो है ऑपरेशनल सेक्शन है। सर्विस सेक्शन में क्या है कि वो जो है वेटर के रूप में है, he helped people to serve food। फिर उसके बाद जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजर होता है, फिर F&B मैनेजर होता है, उनकी है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या है, दोज हु वर्क इन द किचन। तो जब वो एंट्री करता है तो वो एंट्री करता है एज ए कुक, देन वो स्टेवर्ड, देन शेफ, एंड दैट इज हाउ ही कीप्स ऑन गोइंग। तो ऑब्वियसली फ्रॉम एंट्री लेवल टू द मैनेजरियल लेवल। और थर्ड सेक्शन होता है हाउसकीपिंग। जब भी हम होटल्स में रहते हैं आप देखते हैं कि इससे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लॉबी होता है या जो रूम्स होते हैं या व्हाटएवर इट इज, दिस ऑल आर डन बाय द हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग में भी एंट्री लेवल होता है एंड देन दे गो अप टू द मैनेजरियल लेवल। तो दैट इज हाउ द टूरिज्म हेल्प द इकोनॉमिक एंड स्पेशली इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि एक एंट्री लेवल से मैनेजरियल लेवल तक होता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री में जैसे हमने बताया स्किल लेबर भी होता है, अनस्किल लेबर होता है और सेमी स्किल लेबर भी होता है। अनस्किल लेबर जैसे आप
वॉशर्स मैन, जो आप लॉन्ड्री देते हैं, दे आर द वन हु कलेक्ट, या बैक ऑफिस में जितनी सफाई करना, दे आर नॉट वेरी स्किल्ड, लेकिन वो भी जॉब करता है, एक सेमी स्किल है, और जो स्किल है जो कि होटल मैनेजमेंट या कोई प्रोफेशन में कोर्स करके आता है, एंड दे जॉइन इट. Therefore, that is how the standard of living goes up. Second है economic significance, improve the local economy. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब कोई भी कंट्री, इवन इन इंडिया में भी, हम लोग जब भी टूरिस्ट आते हैं, जब when we make the itinerary, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ये टूरिस्ट जो है लोकल लेवल तक जाए. जब वो लोकल लेवल तक जाएगा तो वो टूरिस्ट इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करेगा, बट ही विल ऑल्सो अप्रिशिएट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द लोकल पीपल. तो लोकल लेवल इकोनॉमी का है कि इट सपोर्ट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लोकल इकोनॉमी, एंड देन ही स्पेंड इन द लोकल मार्केट. जैसे वो कोई हैंडीक्राफ्ट खरीदे या कोई फ्रूट्स खरीदे, वेजिटेबल्स खरीदे, वो तो इवन छोटे छोटे जो सोवेनियर्स लोकल मार्केट में होते हैं, जब वो खरीदता है तो वो डायरेक्टली जो है उस लोकल लेवल के आर्टिजन को हेल्प करता है. जैसे इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसे करते हैं, जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग जब अपने ग्रुप को ले जाते हैं किसी शहरों में, तो हम लोग बड़े शहरों में अच्छे अच्छे जगह पे रहते हैं, लेकिन लोकल लेवल में उन लोगों का इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है. और जब तक आपको मैं बता दूं, यदि आप एक अच्छे ट्रैवलर बनना चाहते हैं, तो आप जब तक एक बैकपैकर नहीं बनिएगा, जब तक आप छोटे छोटे होटल्स में जाके लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ दैट वेरी कंट्री और ऑफ दैट वेरी सोसाइटी. जब आप बड़े होटल्स में रहेंगे तो आपको क्या है कि यू स्टे इन ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, सब कुछ अपना अलग रहेगा. आप तो कुछ एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट यू डोंट एब्जॉर्ब द लोकल फ्लेवर. लोकल फ्लेवर के लिए यू हैव टू बी ट्रैवल एज ए बैकपैकर. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर अपने ग्रुप के साथ करते हैं कि जैसे हम जयपुर में गए, वहां पे हम अपने लोकल ग्रुप को क्या करते हैं, अपने ग्रुप को लोकल मार्केट में ले जाते हैं. और लोकल मार्केट जाने से पहले हम अपने ग्रुप मेंबर को एक कागज में कुछ चीजों को हिंदी में लिख के देते हैं. वो वर्ड्स इंग्लिश में होता है, लेकिन वो हिंदी वर्ड होता है. जैसे हम उनको कहते हैं कि कागज में लिख के देते हैं कि आपको यहाँ पे हल्दी खरीदना है, जीरा. आई डोंट राइट ट्यूमरिक, आई राइट हल्दी, HALDI. आई लाइक जीरा. और उसको हम 100 रुपया देते हैं. हम कहते हैं ये 2 चीज तुम लोकल मार्केट से खरीद के ले आओ. तो फिर वो टूरिस्ट क्या करता है, वो जाता है लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है. सबसे पहले उसको हम ये नहीं बोलते कि है क्या, ये हल्दी और जीरा है क्या, तो वो लोकल लोगों से पूछता है या पूछती है कि ये क्या है. ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स है, लेकिन इंटरेक्शन होता है. तो लोकल अगर कोई पढ़ा लिखा होता है, फ्रॉम विच कंट्री यू आर, तो कहता है फ्रॉम दिस कंट्री. तो इससे थोड़ा सा इंटरेक्शन है. आप क्या करते हो, आई डू दिस एंड दैट. फिर वो अपना वो पुर्जा दिखाता है कि ये क्या है, तो वो कहता है ये हल्दी और जीरा. तो टूरिस्ट पूछता है ये है क्या, तो कहता है हल्दी मतलब तुम्हारा ट्यूमरिक, जीरा में क्यूमिन सीड्स. तो कहता है इसे स्पाइसेस. तो कहता है यस. तो हम इसको खरीदेंगे, कहाँ मिलेगा. तो वो लोकल कोई बंदा उसको कोई दुकान दिखा देता. क्योंकि जयपुर की तरफ अगर आप बापू बाजार, और अगर आप लोग जयपुर शहर से फैमिलियर है, तो छोटी चौपर, बड़ी चौपर में जहाँ पे बहुत सारे मसालों की दुकान है, तो किसी मसाले की दुकान पे जा. सवाल ये कि व्हाई वी डू इट. द पर्पस इज टू इंटरैक्ट टू द लोकल पीपल. और जब वो जाके वहां पे जब हल्दी खरीदने जाता है, तो हल्दी तो खरीद लेता है. उसके बाद वो क्या करता है, छोटे छोटे, जयपुर इज वेरी कलरफुल मार्केट, तो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट जो है सामान भी वो खरीदने लगता है. और जब वो खरीदता है तो दे आर हेल्पिंग द इकोनॉमी ऑफ द लोकल कम्युनिटी. उसमें कुछ आर्टिशंस होते हैं, क्योंकि जयपुर इज वेरी फेमस फॉर टाई एंड डाई फैब्रिक, फिर द ग्लास वर्क और द मिरर वर्क इन द फैब्रिक. जब वो लोकल मार्केट में जाते हैं तो उनको ये सब चीज वहां पे मिलता है. तो जब वो खरीदता है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हेल्प द आर्टिशंस एंड द लोकल आर्ट फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर एरिया. इसी तरह हम लोग जब
मैसूर जाते हैं, बिकॉज आई डू नॉर्थ एंड साउथ, मैसूर जाते हैं, वहां पे हम लोग ने एक नया एक्सप्लोर किया है। ये हम लोग करते रहते ताकि द पर्पस इज टू टेक देम टू द लोकल कम्युनिटी। जयपुर में मैसूर में क्या करते हैं, मैसूर में एक इसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं कटलरी वॉक। 6 लोग हैं जिसमें कुछ गर्ल्स एंड बॉयज हैं, दे आर ए टेक्नोक्रेट्स, सब लोग इंजीनियर है, लेकिन दे ऑल वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम। इवनिंग में क्या करते हैं, हम लोग से उनसे पहले कम्युनिकेशन है, उनको इन्फॉर्म रहता है कि हम किस होटल में स्टे कर रहे हैं, तो वो हमारे होटल में आते हैं और हम लोग सब लोग एक साथ बस में बैठ के लोकल मार्केट में उतरते हैं। जब हम लोकल मार्केट पे उतरने के बाद वो 6 लोग जो है, जो 6 आए हैं, हम लोग अपने बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप में 5 या 6 लोग होते हैं, तो वो 5 या 6 लोग जो है अपने ग्रुप को ले जाते हैं और वो क्या करते हैं, लोकल मार्केट में जाके लोकल जो है वहां पे मसाला और सब्जियां खरीदते हैं। तो उसके लिए हम लोग उनको पहले से अपने ट्रैवलर्स को 100-200 रुपए दे देते हैं और उनको हम लोग कहते हैं कि जब तुम खरीदोगे तब उनसे तुम निगोशिएट करोगे, बार्गेनिंग करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कल्चर, वर्ल्ड में बहुत कम कंट्री ऐसा होता है जहां पे बार्गेनिंग की कल्चर है। इंडिया वी हैव, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हम लोग की एक आदत है बार्गेनिंग करने के लिए। तो बेसिकली वेस्टर्नर्स बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन दे लर्न इट। और जब वो बार्गेनिंग करते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो रहता ही है। तो कहते हैं नहीं, हम लोग उनको कहते हैं कि आलू, तो जब मैसूर में जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं आलू, प्याज और मसाला खरीदने के लिए, तो हम लोग लिख देते हैं आलू। तो वो पहले पूछते हैं आलू है क्या, तो उनको कहते हैं पोटैटोज। तो 1 किलो उसको कहते हैं कि तुम आलू खरीदो, फिर मसाला खरीदो। फिर ये लोग जो ये खरीदते हैं मसाला और वेजिटेबल्स, फिर इनको हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में ऑटो रिक्शे में बैठाते हैं। हम फिर बस में नहीं ले जाते हैं, ऑटो रिक्शे में बैठाते हैं। द पर्पस इज टू गिव एन एक्सपीरियंस टू ट्रैवल इन ए ऑटो रिक्शा। मजा आता है कि वो ऑटो वाला कैसे दाएं बाएं करके जो है, और वो जो होस्ट जो 5 या 6 लोग होते हैं, वो अपने छोटे छोटे ग्रुप को अपने घर पे ले जाते हैं। और ये जो सब लोकल मार्केट सब्जी और जो मसाला खरीदे हैं, ये लोग उनके घर पे जाते हैं और कोई एक डिश वहां पे वो बनाते हैं। उनके मदर या सिस्टर या वाइफ जो भी हो, जो कुक करते हैं, वो ग्रुप पार्टी मतलब ट्रैवलर्स को बताते हैं कि कैसे ये डिश बनाया जाता है। और सभी लोग ट्राई करते हैं कि जैसे कभी कभी लोग जाते हैं तो डोसा बनाने के लिए उनको सिखलाया जाता है, तो वो सीखते हैं कि कैसे डोसा बनाया जाता है। एंड आफ्टर दैट दे हैव अ डिनर विद देम। तो हम लोग ये जो करते हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू गिव द फ्लेवर ऑफ द लोकल पीपल, द लोकल मार्केट, ताकि एंड ऑफ द डे वो कहेगा कि यस आई हैव बीन टू इंडिया, आई हैव सीन इंडिया। और जब इनके साथ बैठ के ये डिनर करते हैं, 3-4 डिशेज वो लोग पहले से बना के रखते हैं, लेकिन एक डिश जो है वो होस्ट जो है गेस्ट के साथ बैठ के बनाते हैं और उसके साथ सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। और जब वो खाना खाते हैं तो अपने पर्सनल लेवल को तो उनके घर में अगर कोई शादी हुआ होगा तो अपने एल्बम्स दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं किस तरह से तुम्हारे यहाँ शादी होता है। और ये नहीं, वो अपने घर पे उनको टूर पे ले जाते हैं, ये मेरा लिविंग रूम है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है। और इससे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इससे क्या, हम लोकल इकोनॉमी को भी हेल्प करते हैं, लोकल कल्चरल इंटरेक्शन को भी बढ़ाते हैं। तो दिस इज हाउ फ्रॉम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ये जो है लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करता है, बूस्ट करता है। अदर क्या है, इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। आप पूछोगे कि ठीक है, जो होटल इंडस्ट्री में तो काम कर रहा है वो तो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो भी होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप एक गांव के लोगों को कैसे जॉब देंगे? यूएस एम्बेसी ने इंडिया में कुछ ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने टाई अप किया और वो राजस्थान में एक गांव है, उसका नाम है कालाखो। ये जब आप आगरा से जयपुर ड्राइव करेंगे, एक जगह है सिकंदरा से जब आप थोड़ा 60-65 किलोमीटर गांव की तरफ जाएंगे तो एक जगह है कालाखो। बहुत बड़ा लेक था जो कि वो सूख के छोटा सा लेक हो गया। वहां पे इन्होंने टेंट लगा रखा है, इट इज ए स्विस टेंट। और उस टेंट के भीतर सब मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, एयर कंडीशंस है, रूम हीटर्स है, मिनी रेफ्रिजरेटर्स हैं, ब्यूटीफुल बेड्स है। और ये जो है कॉटेज की तरफ है,
तरह है, और ग्रुप जो है उस वहां पे जाते हैं और वो 2 रात वहां पे स्पेंड करते हैं। एंड जब वो वहां पे जाते हैं तो दे नॉट ओनली स्टे देयर बट दे ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी द कंट्री साइड। एक विलेजेस लाइफ क्या होती है, विलेजेस का लाइफ क्या होता है, उनकी रहन सहन, खाना पीना, उनकी जो आउटफिट इज टोटली डिफरेंट। और वहां पे लोग 2 रात रहते हैं, और उस टेंट पे रहने के बाद वहां पे लोग, जो लोग उस टेंट में और या रिसोर्ट, नाम कर सकते रिसोर्ट में जितने स्टाफ काम करते हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द लोकल विलेज। और वो ट्रेंड नहीं होते, दे हैव नेवर वर्क इन द ट्रैवल इंडस्ट्री और इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, लेकिन वो हाउस कीपिंग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वेस्टर्न टेस्ट के हिसाब से, उनको सिखाया गया, एंड दे लोकल पीपल आर गेटिंग ए जॉब ओवर देयर। गांव से सब्जी आती है, गांव से अनाज आ रहा है, गांव से दूध आ रहा है। और हम लोग जब वहां पे 2 दिन रहते हैं तो गांव की औरतों को हम लोग बुलाते हैं कि हमारे ग्रुप में जो लेडीज है उनको हेना, हाथ में मेहंदी लगाने के लिए, और उनसे उनकी इंटरेक्शन होती है। द पर्पस इज टू ब्रिंग द टूरिस्ट टू द लोकल लेवल एंड टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द लोकल पीपल। और हम लोग उस गांव में टूर करने के लिए वी गो ऑन ए कैमल कार्ट और अ कैमल राइड। गांव के लोगों को पहले से बता दिया जाता है, वो अपने, क्योंकि राजस्थान में आप जब भी जाए तो यू सी द लॉस ऑफ कैमल्स, तो अपने कैमल्स को ले आते हैं, दे गो ऑन ए कैमल राइड, और गांव के चारों तरफ हम लोग घूम के, बहुत लंबा नहीं होता है, 1-1.5 घंटे का कैमल राइड होता है। जो लोग कैमल में नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए कैमल कार्ट होता है। फिर हम लोग गाँव के में घूमते हैं, और किसी जगह पे किसी के प्राइवेट घर अगर देखते हैं तो हम लोग उतर जाते हैं और उनके घर के भीतर जाते हैं, एंड दे डोंट माइंड। इंडियन पीपल आर वेरी गुड टू वेलकम द पीपल। और हम लोग उनके घर के भीतर जाते हैं, देखते हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी लिविंग। और जानते हैं गांव के लोग की जब हम शहर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमेशा हम लोग सोचते हैं दे आर वेरी पुअर, बट दे आर नॉट पुअर। गांव में आप लोग, बहुत लोग गांव से भी बिलोंग करते होंगे। देखिए, एक गांव में कहा जाता है कि, शहरों में कहा जाता है कि यदि आपके घर के सामने इंपोर्टेड कार्स हो या एक्सपेंसिव कार्स हो, अगर आपने पार्क किया तो पीपल से ओ दे आर वेरी रिच। और गांव में जब आप चले जाएंगे किसी घर के सामने, अगर आप कैटल्स देखेंगे, चाहे वो वाटर बफेलोज हो या काउज हो, तो यू आर श्योर दैट दे आर वेरी रिच पीपल, क्योंकि कैटल्स दे आर नॉट चीप, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जब हम उनके घर के भीतर घुसते हैं तो हम पहले अपने ग्रुप को ये कहते हैं कि डोंट सी देम फ्रॉम अमेरिकन आईज, सी फ्रॉम द इंडियन आईज। जब तुम भारतीय के आंख से देखोगे उनको, तो तुमको समझ में आएगा कि दिस इज रियल इंडिया। अगर तुम अपने अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुमको लगेगा दे आर वेरी पुअर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट वेरी हाई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग जब उनके यहाँ जाते हैं तो दे ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल प्रोग्राम, तो डांस करते हैं, कुछ लोग अपनी इष्ट देवताओं की मूर्ति होती है उसकी वो पूजा करते हैं, तो इज इंटरैक्शन। और वो बहुत, ये गांव के लेडीज जो है दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे मेक्स लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ, और हम लोग उनसे वो खरीदते हैं। जब वो टूरिस्ट खरीदता है तो दे आर हेल्पिंग इकोनॉमिकली एज वेल एंड दे आर प्रोमोटिंग द कल्चर। यू नो, हम लोग, द पर्पस व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब भी आप टूरिज्म रिलेटेड फील्ड में आएंगे तो पर्पस इज नॉट टू शो यू द मेन सिटीज और हेरिटेज, बट यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द कल्चर। और जब आप कल्चर में फोकस करेंगे, एंड व्हेन दे विल गो एंड सी दोज प्लेसेस, दे विल लर्न द रियल द कल्चर एंड दे विल एबल टू सी द रियल कंट्री। So that is how it improves the local economy, and that is how we exchange the local culture to the Western tourist. अच्छा, अब क्या है कि टूरिज्म जो है फ्रॉम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में इट इम्प्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग। कैसे? जैसे हमने बताया कि जब व्हेन वी स्पेंड मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी बिल्ड रोड्स, वी बिल्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं।
अब देखिए रोड, पहले अगर आप कोई अगर दिल्ली से आगरा अगर आप ड्राइव करते थे, हमसे आज से हम 7-8 साल पहले की बात कर रहे हैं, दिल्ली से आगरा जाने के लिए एक लंबा हाईवे होता था जो कि 6 से 7 घंटा लगता था। लेकिन अभी जो यमुना एक्सप्रेस जो आया है, विच कनेक्ट दिल्ली टू आगरा, और आप दिल्ली से आगरा अगर आप छोटे गाड़ी पे होंगे तो आपको 2.5 घंटे लगेंगे, अगर आप बस में होंगे तो 3 से 3.5 घंटे आप आगरा पहुंच गए। तो हाउ इज डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, द एक्सप्रेस हाईवेज। आज गवर्नमेंट की काफी एम्फेसिस है टू एक्सप्रेस द हाईवे डेवलप करने के लिए। एक्सप्रेस हाईवे डेवलप करने के लिए आप जो है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। पहला में 6-7 घंटा लगता था दिल्ली से आगरा पहुंचने के लिए, अब वो 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। तो दिस इज हाउ द न्यू एयरपोर्ट्स, अब देखिए नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डे बाय डे इट इज गोइंग अप। वी आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू विच हेल्प द इकोनॉमी। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे, आप कई लोग जानते होंगे कि जब आप फ्लाइट टिकट खरीदते हैं उसमें एयरपोर्ट टैक्स और कंट्री टैक्स, इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर रहे हैं, उसमें कंट्री का और एयरपोर्ट टैक्स इंक्लूड होता है। क्योंकि पहले नहीं होता था फ्लाइट टिकट में, तो उनको एग्जिट टैक्स देना पड़ता था। अगर वो इंडिया में आए, इंडिया में अगर हॉलीडेज के बाद जब वो अपने कंट्री में जाते थे तो दे हैव टू पे द एग्जिट टैक्स। नाउ इट इज इंक्लूडेड इन द फ्लाइट टिकट। So it is bringing the economy, it is helping the economy of the country. बसेस को देख लीजिए, पहले आप लोग देखे होंगे कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए स्टेट बसेस होते थे। अब तो बहुत सारे प्राइवेट बसेस आ गए, और नाउ दे आर ब्रिंगिंग दी हाई स्टैंडर्ड एंड गुड क्वालिटी ऑफ बसेस लाइक वोल्वो बस। अगर आप बैठ के एक शहर से दूसरे शहर अगर आप 3-4 घंटे अगर आप उसमें ट्रैवलिंग की, आपको लगता नहीं, क्योंकि सस्पेंसर्स एंड दी थिंग्स आर सो कंफर्टेबल कि आपको लगता नहीं कि आपने इतना एक लॉन्ग ड्राइविंग किया। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डेवलपिंग विच इज ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कंट्री बाय ब्रिंगिंग द टूरिज्म। हमने कहा जैसे टूरिज्म इट ब्रिंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब ट्रैवलर्स आते हैं तो वो इंडिया में फॉरेन करेंसीज लेके आते हैं। और जब भी इनबाउंड टूरिस्ट की बात करें, जब भी फॉरेनर्स और ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं तो 2 तरह के टूरिस्ट होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड टूरिस्ट एंड सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड टूर। ऑर्गेनाइज्ड टूर मतलब क्या, वो किसी ट्रैवल एजेंसी से बुक करवा के वो किसी कंट्री में ट्रैवल करता है। तो जब वो ट्रैवल एजेंसी से बुक करवाता है तो वो अपना पैसा ऑलरेडी इट इज पेड, तो वो पेड कर दिया। बाद में वो जो है, वो जो फॉरेन ट्रैवल एजेंट होता है वो अपना प्रॉफिट रख के बाकी उसको जो है वो पास ऑन करता है, वो धीरे आगे की ओर जाता है। लेकिन जब वो लोकल मार्केट में या शॉपिंग करता है या कुछ और चीज खरीदता है, देन ही यूज द हार्ड करेंसी। जब हार्ड करेंसी यूज होता है तो दैट ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और जो अनऑर्गेनाइज टूर्स होते हैं वो उनका कुछ भी बुकिंग नहीं होता, वो अपने एक शहर से दूसरे शहर जो है किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे डोंट ऑर्गेनाइज एनीथिंग। वो कभी बस ले लेंगे, कभी ट्रेन ले लेंगे, अगर लंबा डिस्टेंस होगा तो फ्लाइट ले लेंगे, और उनके पास आजकल जो है नेट में दे बुक दी होटल और वहां पे जाकर होटल में पे करेंगे। दे यूज द लोकल ट्रांसपोर्ट, दे पे, तो एवरीथिंग इज पेड इन कैश। तो जब वो कैश पे करते हैं, ऑब्वियसली दे आर हेल्पिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर आप देख ले टूरिज्म, अगर इंडिया में इतने स्टेट है, 2 स्टेट इज डूइंग वेरी गुड इन टूरिज्म, वन इज गोवा एंड सेकेंड इज केरला। कहा जाता है कि these are the 2 states where the maximum percentage of their total expenditure of the state comes from tourism. So it is also helping the state, the nation, and the local community as well. So therefore, the economic significance of the tourism is that how the tourism help to develop the economy of the country. हम कुछ डेटा बताना चाहेंगे कि हाउ इट्स हेल्प्स। डेटा विल गिव ए वेरी क्लियर पिक्चर और द इमेज कि हाउ द टूरिज्म ब्रिंग्स द और हैज हेल्प्ड द इंडियन इकोनॉमी।
2018 में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने एक डेटा दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया में जो है अब इन 2018 द इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्रॉट 220 मिलियन US डॉलर, 220 मिलियन US डॉलर, जो कि अराउंड 17 करोड़ जो अगर इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करें, इट इज 16.91। एंड अगर आप जीडीपी में देखिए तो टूरिज्म कंट्रीब्यूट 9.2% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। और यदि आप जॉब के रूप में देखें तो इट गिव्स 42.86 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ। और यदि आप टोटल एम्प्लॉयमेंट का फिगर देखिएगा तो इट गिव्स 8.1% ऑफ द टोटल जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो इट गिव्स अ वेरी गुड अमाउंट, इट हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। Yes, due to the COVID, अब जब कोई टूरिज्म में, it has badly affected the people, those who used to work in the travel industry or the tourism industry, and also it has badly affected the Indian economy as well. जब भी कोई travelers किसी दूसरे country से आता है, they also pay the visa. They have to take the visa. They pay the tax. That is how the governments make money. So tourism's help to boost the economy of the country. That is an economical aspect. Now, I will cover the socio-cultural significance. How the tourism bring the socio-cultural changes or the significance in the country or in the society. जैसे हमने बताया कि कुछ nowadays there people are talking about the rural tourism or the other tourism. So purpose is that to bring the tourists to the local level, to interact with the local people and to exchange the cultures and ideas. जब हम culture and ideas को exchange करेंगे तो obviously social impact is over there. इस socio cultural tourism promote करने के लिए The government of India organized many trade and fairs. आप लोग सुने होंगे पुष्कर फेयर, which take place in the month of November in Rajasthan. पुष्कर फेयर में जो है वो एक्चुअली होता है कैटल फेयर, जहां पे मोस्टली दे सेल काउज, कैमल्स, हॉर्सेस। तो वहां उस पीरियड में इट टेक्स मींस ऑलमोस्ट 50 to 20 days, क्योंकि पुष्कर एक पॉन्ड है जिसके कारण जो वो नाम पुष्कर फेयर पड़ा। और उस पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं और वहां पे टेंट, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट वहां पे स्विस कॉटेज लगाते हैं जहां पे टूरिस्ट रहते हैं। दे स्पेंड 2 or 3 days जो ऑर्गेनाइज। और बाकी तो बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो कि 1 महीने तक वो पुष्कर फेयर में रहते हैं। दे गो अराउंड इट। और जब वो पुष्कर फेयर में जाते हैं वो कैटल्स तो खरीदते नहीं, लेकिन दे लर्न। मैं आपको बताऊं, हम जो है एक बार अपने ग्रुप के साथ हम पुष्कर फेयर में गए थे और हम लोग कैटल फेयर में गए तो वहां पे देखे लोग कैमल्स खरीद रहे हैं, काउस खरीद, हॉर्सेस भी, क्योंकि राजस्थान में द पीपल प्ले पोलो। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो पंजाब से वो अपने हॉर्सेस को ले आते हैं बेचने के लिए, और बहुत सारे जो पोलो के शौकीन है दे कम एंड बाय द हॉर्सेस फ्रॉम देयर। तो हम लोग कैटल फेयर में घूम रहे थे तो मेरे ग्रुप ने कहा कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, हम करके कैटल खरीदने आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार ये कैटल, हम गए, हम एक ऊँट वाले से पूछे, भैया ये लोग कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जो है ऊँट अच्छा है, ये सही है? तो वो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसको पता है कि हम तो खरीदेंगे नहीं। तो हम अपने ग्रुप को कहें कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, लेट एक्सप्लोर। देखिए, जब व्हेन यू वर्क इन द ट्रैवल इंडस्ट्री यू शुड हैव अ लॉट्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। तो मेरे दिमाग में फौरन आया, मेरे ग्रुप में 24 लोग थे, हमने कहा कि ऐसा है तुम लोग जो है एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर करोगे? तो लोग करेंगे हाँ, क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे ऐसा है कि तुम सभी लोग अगर रेडी हो तो तुम लोग 2-2 हजार रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो लोग कहेंगे इससे क्या होगा? हम कहे तुम अगर कर सकते हो तो बताओ, तो हम लोग कुछ नया चीज करेंगे। तो लोग ने कहा कि चलो हम लोग करते हैं। तो सभी लोगों ने हमको 2-2 हजार रुपए दिए।
तो ऑलमोस्ट करीब करीब 50,000 के करीब मेरे पास आ गया। अब हम सोचे इस पैसे से करे क्या, आ तो गया। फिर हम सोचे चलो यार एक तो कैमल खरीदते हैं। तो हमने अपने ग्रुप को कहा कि हम लोग एक कैमल खरीदेंगे। तो सब हंसने लगे कि अरे कैमल तो खरीद लेंगे लेकिन इसे करेंगे क्या? हम कहा उसको बाद में देखा जाएगा, चलो पहले कैमल खरीदते हैं। तो जब हम लोग वहां पे गए तो हम लोग कैमल रूट में जो वहां पे जो ओनर थे उनको कहा कि यार हम लोग कैमल खरीदना चाहते हैं। तो पहले तो उनको विश्वास नहीं आया। तो जब हम उनको देखा कि देखो ये ऐसे ऐसे पैसे आए, हम तो खरीदना चाहते हैं, तो सब लोग हम लोग को आके बताने लगे कि कैमल को खरीदने में क्या क्या देखा जाता है। तो इट वॉज ए लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि हम उनको देना चाह रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले आप दांत देखोगे, तो दांत देख के आपको पता चलेगा कि इस ऊंट का उम्र क्या है। तो हम कहा कि चलो ठीक है। फिर उसने कहा कि लोग जो है इसको ये कैमल जो है वास्तव में रेगिस्तान में चल सकता है कि नहीं, वो आपको पता है? हमने कहा नहीं। कहा कि जिस ऊंट की पीछे वाला जो लेग है अगर वो बड़ा होगा आगे वाले लेग से, तो वो रेगिस्तानों में बहुत जल्दी चल सकता है, बालू के सैंड ड्यून्स में। तो हम कह गए अरे यार ये तो नहीं पता। तो उसने हमको बताया देखिए इसकी पीछे के दो जो टांग ये बड़े हैं कंपेरेटिव टू द फर्स्ट वन, बिकॉज व्हेन द कैमल मूव दे गैलप नॉट लाइक ए हॉर्स बट दे ट्रॉट। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीछे वाला जो पैर है इससे इसको फोर्स करता आगे जल्दी फास्ट दौड़ने के लिए। फिर उसके आंख से पता लगता है कि इससे कोई बीमारी तो नहीं है, कान से। तो उसने बहुत कुछ हम लोग को एजुकेट किया। फिर हम लोग उस कैमल को खरीद लिए। खरीद के हम लोग उसको खींच के अपने कैंप में ले आए और कैंप के बाहर बांध दिए। सब लोग ने उसको नाम दिया, कोई जॉन दिया, कोई बॉब दिया, सब लोग उसको बुलाते, अपना कहीं से पत्ते मिलता था उसको हम लोग फीड करते थे। इट वॉज ए ग्रेट एडवेंचरस। तो अब हम लोग वहां पे 3 दिन थे। 2 दिन तक तो कैमल के साथ बड़ी मजा आ गया। अब मेरे लिए बड़ी टेंशन हो गया था, अब इस कैमल को करे क्या? किसी को दे देते तो अलग बात है, लेकिन हम करे क्या? और कैंप मैनेजर अलग से चिल्ला रहा था कि भैया यहाँ पे देखिए इतने फॉरेनर्स ठहरे हुए, आप तो कहां से ऊँट पकड़ के लिया। हम कहा ठहरो हम करते हैं। तो तीसरे दिन जो है हम लोग शाम को चेकआउट करना था। सुबह हमने सबको कहा कि चलो आज सुबह थोड़ा जल्दी जाते हैं। तो सब लोग हम लोग ब्रेकफास्ट करके कैंप से वहां पे गए और हमने वहां पे बंदे को, वो जो मिडिल मैन होता है उसको हमने कहा कि देखो ये मेरा ऊँट है, इसको हम लोग बेचना चाहते हैं। तो कह रहा है कि ये आपका ऊँट है? हमने कहा हाँ देखो हमने ऐसे ऐसे। जब आप खरीदते हो तो वहां पे एक रसीद भी देते हैं, बिकॉज पुष्कर का कैटल फेयर इज वेरी ऑर्गेनाइज। तो हम कहा ये देखो ये इसका ये मेरा हमने खरीदा, अब इसको हम बेचना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है आप ठहरिए, हम ग्राहक जो मिलेगा, कोई भी अच्छा ग्राहक मिलेगा आपको हम लेके आपके पास लेके आएंगे। हम लोग वहां पे वेट कर 1-1.5 घंटा वेट किए। तो ग्राहक आया, उसने देखा तो वो जो फॉरेनर को देखा तो बड़ी खुश हुआ, उसको एकदम वो तय कर लिया था उसको खरीदेगा। तो हम लोग हालांकि खरीदे थे 50,000 में, लेकिन हमने कहा कि यार थोड़ा सा इसमें मजा किया जाए। हमने कहा कि नहीं भैया हम इसको 70,000 के नीचे नहीं बेचेंगे। तो वो बड़ी एडामेंट हो गया कि नहीं 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 आपने तो इसको 48 में 50 में खरीदा, आप 70 में बेचोगे। तो देखो भैया खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हमारा दूसरा ग्राहक मिल जाएगा। एंड यू विल नॉट सरप्राइज एट द लास्ट हमने उसको 60,000 में बेच दिया। और जब 60,000 में बेचे तो हमको 10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो मेरे क्लाइंट इतने खुश थे कि अरे यार हम लोग यहाँ पे इंडिया में आके बिजनेस कर लिए। हम कहा हाँ। तो उस तरह से हम लोग क्या किए, वी हैव लर्निंग एक्सपीरियंस। और जो 10,000 बचा, अब हम लोग सोचे कि इसको करें तो क्या करें। तो फिर इस 10,000 जो हम लोग आए रोज शाम को हम लोग पार्टी करते थे, क्योंकि दैट्स मनी वी गॉट इट। सबके 2-2 हजार रुपए हमने वापस कर दिया। जो 10,000 प्रॉफिट था उससे हम लोग जो है रोज शाम को पार्टी करते थे। तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और वो अचानक मेरे दिमाग में आया एंड द क्लाइंट अप्रिशिएटेड। तो मेरा पर्पस ये था टू इंटरैक्ट विद द लोकल पीपल, टू शो देयर कल्चर। और हम इस कैटल फेयर में, और आप विश्वास नहीं करोगे, वो ग्रुप जाके यूएस के सभी जर्नल्स में उसका फोटो लगाएं और दे रोट एन वेरी गुड आर्टिकल। कोई किसी ने ब्लॉग लिखा, किसी ने अपने जर्नल्स में लिखा, किसी ने वेबसाइट में लिखा। और उसके बाद जो है कई उस टूर कंपनी के थ्रू कई लोग इंडिया में उस वो पुष्कर मेला में आने के लिए साइन अप किए। So this is how when we do it,
Therefore हमने कहा कि जब भी आप when you are working in the travel industry, you have to very creative mind. और जानते हैं जब ये हम जो कहते हैं सोशियो कल्चर, इसमें सिर्फ यही नहीं, हमारे आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। पहले इंडिया गवर्नमेंट जो है इंडियन फेस्टिवल ओवरसीज में ऑर्गेनाइज किए थे, राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडियन फेस्टिवल जो है यूरोप में खूब ऑर्गेनाइज हुआ था। उस समय हमारे बड़े बड़े जो इंडियन आर्टिसंस हैं, खास करके जैसे आपके जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, दिस ऑल द पीपल दे परफॉर्म आउटसाइड द कंट्री। फ्रांस फेस्टिवल हुआ था, बेल्जियम फेस्टिवल हुआ था। तो इसका पर्पस क्या, टू कॉमर्शियलाइज द इंडियन आर्ट अब्रॉड। उसमें बहुत सारे हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो दे बिकम इंटरनेशनल फिगर। और उसके बाद जो है हमारे टूरिज्म में काफी बूम। उस समय ऐसे हो रहा था कि पागल की तरह लोग इंडिया में आ रहे थे, इस म्यूजिक स्कूल ढूंढने लगे कहां पे ये आर्टिस्ट हैं। और उस पीरियड में पहले तो बहुत कम थे, उसके बाद आप देखिएगा बनास में आप चले जाएंगे, आप जो हमारे जहाँ पे म्यूजिशियंस रहते हैं वहां पे देखिएगा पूरे एरिया पे ऐसे म्यूजिक जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, उनसे 10 दिन 15 दिन आते हैं, दे लर्न द म्यूजिक। दैट इज हाउ वी कॉमर्शियलाइज आवर आर्ट। और आज के डेट में सभी लोग, द पीपल नो ऑल ओवर द वर्ल्ड हु इज हरिप्रसाद चौरसिया, हु इज उस्ताद अमजद अली खां, हु इज शिव शंकर शर्मा जो कि संतूर बजाते हैं, सितार रविशंकर, पीपल नो रविशंकर, he used to live in US, now he has passed away. तो जाकिर हुसैन, उनके पिताजी अल्लाह रखा। So that is how we have taken this art outside the country and the people keep on traveling. और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सोशियो कल्चरल कल्चर को, इवन हम ट्राइबल पीपल को भी वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखाएं, और जिससे कारण लोग आते हैं। नाउ दे हैव रेस्पेक्ट फॉर द ट्राइबल पीपल। जिस समय ये फेस्टिवल चल रहा था उस समय पता नहीं आप लोग कितने लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, उस समय तीजन बाई, शी वाज द लेडी जो कि वो एक परफॉर्म करती पांडवनी, वो जो है पूरे महाभारत को उस संगीत के रूप में प्रेजेंट करती थी। शी वाज फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम छत्तीसगढ़। और तीजन बाई जो जब वो फ्रांस में एफिल टावर के सामने जहाँ पे इंडियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जब वो परफॉर्म की तो वर्ल्ड जो है देख के ताज्जुब हो गया कि एक लेडी पूरे हमारे एपिक महाभारत को एक संगीत के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, और पीपल बिकम क्रेजी आउट ऑफ इट। और उसके बाद टूरिज्म आने लगे। नो डाउट ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे इंडिया के टूरिज्म बूम किया था। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज लाइक इनक्रेडिबल इंडिया, अगर आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्लोगन दिया था इनक्रेडिबल इंडिया। इंडियन टूरिस्ट ऑफिस जो ओवरसीज है उसको उन्होंने प्रमोट किया था और उन्होंने नाम दिया था इनक्रेडिबल इंडिया। और उसके बाद इंडिया के जो टूरिज्म, जो इंटरनेशनल टूरिज्म था, वो जो है 15 to 22% जंप किया था। So that is how this tourism have a socio-cultural impact of the society of the country. तो ऐसे हमारे जो है टूरिज्म को अगर हम प्रमोट करेंगे तो इट ब्रिंग्स कल्चर। और ये नहीं, देखिए अगर हम तो इंडियन पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, यदि आप वेस्टर्नर पर्सपेक्टिव में देखिए फॉरेनर्स क्या होते हैं ना, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल। वो अपने बच्चों का भी, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, देखो ओके आप कमा रहे हो, तुम अपने आप जिंदगी बिताओ, पेरेंट्स अपनी जिंदगी बिता दे, तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम होता है। लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं तो व्हेन दे कम इन ए ग्रुप, तो जब वो ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप की एक केमिस्ट्री होती है कि आप सभी लोग को एक साथ चलना पड़ेगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं कर सकते हैं। ग्रुप की केमिस्ट्री होती है जो हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनको समय के साथ उनको रिमाइंड भी करवाते रहते हैं। तो उनके भीतर क्या आता है, एक फैमिली बॉन्डिंग भी डेवलप होता है। और कभी कभी ये क्या होता है कि जैसे वो किसी कंट्री में अगर एक ग्रुप में समझे 24 लोग हैं, 25 लोग हैं, अलग लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग पार्ट ऑफ दी कंट्री के हैं, जब वो एक साथ ट्रैवल करते हैं तो बिकम ए सच ए गुड फ्रेंड कि वो जब नेक्स्ट टाइम वो किसी दूसरे कंट्री पे जाते हैं तो वही सेम ग्रुप एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, वो दूसरे कंट्री में एक साथ ट्रैवल करते हैं।
तो हाउ यू ब्रिंग नॉट ओनली द कंट्री वेयर दे आर ट्रैवलिंग, बट अब ट्रैवलर का भी पूरा कंसेप्ट चेंज कर देते। एंड द सोशियो कल्चर इकोनॉमी का इम्पैक्ट इतना अच्छा है कि आप जब टूरिस्ट जब आता है, कल्चर नहीं देखता। आप लोग अगर आगरा जाइएगा, आगरा में इट्स ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक बहुत अच्छा शो स्टार्ट किया है पिछले 7-8 साल में। इट्स कॉल्ड मोहब्बत-ए-ताज। मोहब्बत-ए-ताज ये एक स्टेज शो है जिसमें ये स्टेज शो में उसमें काफी म्यूजिक्स होती है। जैसे कि जस्ट आप सोच लीजिए कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लाइव देख रहे हैं स्टेज में। इज ए इंडोर ऑडिटोरियम जहां पे वो काफी डांस एंड सॉन्ग होता है। और पर्पस ऑफ द शो इज टू शो व्हाई द एम्परर शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। ये स्टेज शो होता है, म्यूजिक है, डांसेस है, मतलब 1 घंटे का शो होता है। उसमें 6 और 7 डांसेस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं। होता है ये हिंदी में, लेकिन वो मल्टी लिंग्विस्टिक है। जब भी कोई वेस्टर्नर टूरिस्ट जाते हैं, दे गिव ए हेडफोन और उनसे पूछते हैं आपका लैंग्वेज क्या है, एंड उस लैंग्वेज में वो सेट करते हैं। दे कैन लिसन द कंप्लीट शो इन देयर ओन लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, सब लैंग्वेज में है। तो हम एक बॉलीवुड जो हम लोग करते हैं कि बॉलीवुड, तो वो जब बॉलीवुड सामने देखता है तो करे अरे यार तुम्हारे बॉलीवुड इतना कलरफुल है। बेसिकली वेस्टर्न म्यूजिक मूवीज में आप गाना बहुत कम देखेंगे, एक या बहुत ही रेयरेस्ट होता है। हमारे तो मूवीज में जब तक 6 और 7 गाने नहीं होते तो मूवीज बनता ही नहीं है। तो दे सी द लाइव परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कल्चर। और वो जब वो एक्सप्लेन करते कि व्हाई दे बिल्ड द ताज, और पूरा स्टोरी बैकग्राउंड, फिर थोड़ा सा, और उसमें वो लोग रेप्लिका भी दिखाते हैं ताजमहल का। दे बिल्ड सेकंड रेप्लिका ऑफ ताज इज इन आगरा, उस शो में है। और वो कैसे वो ताज एम्परर उनके गाइडेंस में वो ताजमहल बना। इट्स द पर्पस इज टू एक्सचेंज ऑफ कल्चर, द एक्सचेंज ऑफ आर्ट, to promote the tourism, to educate to the tourist. That's a basic concept. इसके और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैं आपको बताऊं कि इंडिया इज वेरी फेमस फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, फॉर टेक्सटाइल एंड ऑल्सो फॉर कारपेट। कश्मीर, आप बनास के आप भदोई एरिया पर देख लीजिए, पूरा कारपेट एरिया। तो टूरिस्ट व्हेन दे कम टू इंडिया, दे बाय द थिंग्स फ्रॉम इंडिया। तो छोटे सोवेनियर भी खरीदते हैं, बड़े चीज भी खरीदते हैं। आगरा में जाइएगा तो वो दे बाय द मार्बल इनले वर्क, सफेद मार्बल जो पीस होता है उसमें इनले वर्क, प्रेसिस और सेमी प्रेसिस स्टोन की उसमें कार्विंग होती है। तो जैसे कि कुछ हमारे इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर खूब यूज होता है, कारपेट इंडस्ट्री में खूब चाइल्ड लेबर यूज हुआ करता था। तो जब हम इन कारपेटों को वेस्टर्न टूरिस्ट को बेचते थे और वो जब खरीदते थे, बाद में उनको पता चलता है कि इसमें चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है। दे डोंट लाइक द चाइल्ड लेबर, कोई भी नहीं चाहेगा। तो वो क्या किए, एक समय आया था इंडिया में जबकि वेस्टर्नर्स जो है इंडिया से कारपेट्स और ये हैंडीक्राफ्ट जिसमें चाइल्ड लेबर यूज होता है उसको उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। तो फिर ऑब्वियसली वी आर लूजिंग द इकोनॉमी, बिकॉज व्हेन दे come for do the shopping, they bring the economy to the country. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इनिशिएट लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर चाइल्ड लेबर अगर रहेगा तो हम तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। देन इट मेड इट मैंडेटरी फॉर द कारपेट इंडस्ट्री कि अगर आप चाइल्ड लेबर नहीं यूज करोगे तभी जाके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या टूरिस्ट आके खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि चाइल्ड लेबर को यूज नहीं करेंगे, उन्होंने तय कर लिया। लेकिन अब क्या है, वेस्टर्नर्स जब आते थे या जब इंपोर्टर्स जो उनके कंट्री के, उन्होंने कहा कि हम कैसे बिलीव कर ले कि आपने चाइल्ड लेबर को नहीं यूज किया। तो अगर आप गूगल करेंगे उसके एक लोगो बनाया गया और उस कारपेट के पीछे वो लोगो अगर है, इसका मतलब कि वेस्टर्नर्स ये समझ जाते हैं कि इसमें कोई चाइल्ड लेबर यूज नहीं हुआ। तब उन्होंने उसको खरीदना शुरू किया। तो हाउ दैट इट ब्रिंग्स द इम्पैक्ट, इट इज, ये भी था कि चाइल्ड लेबर यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट तो इसको बहुत कुछ तो किया नहीं। उन्होंने कहा कि चाइल्ड लेबर तो यूज नहीं हो, लेकिन जानते क्या, नाउ दिस ऑल दैट बिकम्स ए डाइंग आर्ट।
क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये छोटे से ही अपने पेरेंट्स से ये आर्ट सीखते हैं, एंड एज दे ग्रो अप दे बिकम ए आर्टिसंस एंड दे मेक दोस आर्ट। इसमें काफी कुछ एनजीओज और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजना मैंडेटरी होगा, क्योंकि बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाएंगे वो पढ़ेंगे नहीं, और शाम को आके वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ये आर्ट सीखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। मैं आपको बता दूं, एक आर्ट है कॉल्ड फिलीग्री। फिलीग्री क्या होता है? वो सिल्वर वायर से वो छोटे छोटे चीजें बनाते हैं, विच इज इन उड़ीसा, विच इज आर्ट ओवर देयर। और कहा जाता है कि वो चाइल्ड को यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों के जो फिंगर्स होते हैं वो एडल्ट फिंगर से छोटे होते हैं, तो दो देयर फिंगर्स आर वेरी स्मॉल, तो वो क्या, तो वायर को बहुत अच्छा ट्विस्ट करके फिगर बना सकते थे, और वो उसकी फिनिशिंग अच्छा होता था रेदर देन ए एडल्ट मेक दोस आर्ट। तो ऑब्वियसली जब कोई ब्यूटी, आर्ट में ब्यूटी होगी तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या होता है कि बच्चों को यूज किया जाता था, इसलिए फिर देन द गवर्नमेंट से ओह नो चाइल्ड लेबर विल बी यूज्ड। नाउ फिलीग्री इज ऑलवेज बिकमिंग ए डाइंग आर्ट। आप बनारस को लिख दीजिए, बनारस इज वेरी फेमस फॉर वीविंग सिल्क एंड दैट्स अ हैंडलूम सिल्क। अब चाइना में चले जाइए, दे मेक्स ए सिल्क व्हिच इज मेड ऑफ ए मशीन, लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जहां पे कि हैंडलूम अभी तो बहुत कम हो गया, अभी भी वो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द मशीन। मशीन में क्या होता है, कम खर्चे में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें वो आर्ट नहीं बन पाता है जो कि हैंडलूम में बनेगा। लेकिन जब आप चाइल्ड लेबर को नहीं यूज करेंगे, और बट नेचुरल है कि वो आर्ट जो है, हम ये नहीं करेंगे, आई एम नॉट प्रमोटिंग चाइल्ड लेबर, मेरे कहने कहते हैं अगर हमने चाइल्ड लेबर को अगर यूज करना बंद कर दिया, बट देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल जो कि हम उनको वो आर्ट को सिखा पाए। यदि वो आर्ट को नहीं सिखा पाएंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बिकम ए डाइंग आर्ट। तो दैट्स अनदर एस्पेक्ट जो कि इससे जो है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी हैव टू थिंक ओवर इट कि इसको हम लोग कैसे इसको जो है अपने आर्ट को, आर्टिशंस को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और कैसे अपनी इकोनॉमी को बूम भी कर सकते हैं। वेल, थर्ड इज द इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ये है कि टूरिज्म, व्हेन इट कम्स विद टूरिज्म वी डेवलप द नेशनल पार्क, लाइक ऑल द नेशनल पार्क, रणथंभौर, चितवन नेशनल पार्क, फिर इसके बाद आपके जिम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क जो है, इट्स ड्यू टू द टूरिस्ट, वी हैव लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क व्हिच fascinate the people to come and visit to this national park to see the natural habitats. सिर्फ टाइगर नहीं बल्कि अदर चीज जो है हम लोग दिखा सकते हैं। We have a national reserves and we have a protected area to preserve the biodiversity. जब आप मैसूर से हम लोग जब फ्रॉम मैसूर, एक्चुअली व्हेन आई वर्क, मेरा एक आइटनरी आपको हम बताना चाहते हैं कि हाउ वी ट्रैवल। हम लोग दिल्ली, ग्रुप दिल्ली आता है, दिल्ली से वी गो टू आगरा, फ्रॉम आगरा वी गो टू द कैंप जहां पे मैंने आपको बताया कालाखो, वहां पे हम लोग 2 रात स्पेंड करते हैं। देन वी गो टू जयपुर, जयपुर से वी फ्लाई टू बेंगलुरु, फ्रॉम बेंगलुरु से आजकल एक फ्लाइट हो, पहले हम लोग ड्राइव करते थे विच टेक्स अबाउट 4 to 5 hours, नाउ देयर इज ए कनेक्टिविटी फ्लाइट फ्रॉम बेंगलुरु टू मैसूर। वी स्पेंड 3 nights in Mysore, then we drive to Kerala. तो मैसूर से हम लोग ड्राइव करते हैं and we go to Wayanad. Wayanad is the place where all the spices and lots of tea plantations over there. तो जब हम मैसूर से वायनाड जाते हैं तो हम लोग एक नेशनल पार्क से गुजरते हैं, उसका नाम है बांदीपुर। बांदीपुर इज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। और उसमें आप उस नेशनल पार्क में आप जो एशियन एलिफेंट, लेपर्ड, टाइगर्स है, हालांकि हमने सुना है, खैर हम लोग देख भी नहीं सकते क्योंकि वो नेशनल पार्क के बीच से हाईवे बना हुआ है एंड वी ड्राइव थ्रू इट and we are not allowed to stop. लेकिन एलिफेंट, व्हाइट स्पॉटेड डियर, बहुत सारे फ्लोरास एंड फॉनास, द बर्ड्स, बहुत सारी चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो पहले ये था कि वो हाईवे था कनेक्टिंग मैसूर टू वायनाड, लेकिन अब वहां पे क्या आपके वायनाड में बहुत सारे होटल्स आ गए। द टूरिस्ट कम एंड स्टे इन द होटल एंड विजिट टू दिस नेशनल पार्क।
और वहां पे वो कहते हैं वो लेपर्ड देखते हैं, बहुत दूर जो बर्ड वॉचर वो आते हैं एंड दे स्पेंड 5 or 6 days एंड दे टेक द पिक्चर्स एंड दे गो अराउंड टू द नेशनल पार्क. So that is how it is going up and it is promoting the area and now we are preserving the environment as well. जब वहां पे उनको ले जाते, now there are lots of restrictions. You are not allowed to carry the plastic. There are 13 or 14 things which the tourist has to follow when they enter to the national park. और जब जानते नेशनल पार्क में जब जाते हैं तो हमारे इंडियन नेशनल पार्क जो है मोस्टली वो जोन में डिवाइडेड है. जैसे रणथंभौर में आप चले जाएंगे तो जैसे वो कैंटर, वो कहते हैं ओपन जीप को कैंटर करते हैं. कैंटर जब नेशनल पार्क में इंटर करता है तो बस वाले को बता दिए थे कि आपका जोन नंबर है, उसको पूरे नेशनल पार्क को 5 जोन में डिवाइड किया गया. जोन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. और वो एक नंबर है वो उनके बस के सामने लगा देते हैं और ड्राइवर को कहा जाता है कि आपका जोन नंबर 1 है, आप जोन नंबर 1 के अलावा कहीं नहीं जा सकते. इसका पर्पस है कि नेशनल पार्क में जाके अगर समझिए फॉर इंस्टेंट किसी ने जोन नंबर 2 में टाइगर देख लिया तो उस नेशनल पार्क में जितने व्हीकल्स हैं सब जोन नंबर 2 में जाके टाइगर को देखेंगे, फोटो खींचेंगे, जिसमें क्या कि हम टाइगर के पर्सनल जोन में इंटरफेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड. हम जब टूरिज्म प्रोमोट करेंगे तो हम उनके नेचुरल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेंगे. तो आपको जब जोन नंबर दे दिया जाता है, जब आप जोन में जाते हैं अपने जोन में, उनके जोन का जो है टेरिटोरी डिफाइन किया हुआ है, उन कैंटर ड्राइवर को अच्छी तरह से पता है, कहते हैं वो आपके जोन में टाइगर दिखे या ना दिखे, दूसरे जोन में अगर टाइगर दिखता तो आप अपने जोन से छोड़ के दूसरे जोन में नहीं जा सकते. यदि आप जाएंगे तो आपका कैंटर अगले 1 महीने तक इस नेशनल पार्क में घुसने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. तो डर के मारे नहीं जाते. तो इसका पर्पस क्या है कि हम टूरिज्म प्रोमोट कर रहे हैं लेकिन आपने नेचुरल हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो दैट इज हाउ द टूरिज्म इम्पैक्ट द इकोनॉमिक, द सोशियो कल्चरल एंड द एनवायरमेंटल ऑफ द कंट्री. So that's all which I will discuss today. यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. Otherwise, we will have the discussion in another class. Please. Any question? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ. कोई क्वेश्चन है आप लोग का, आप पूछना चाहेंगे? देखिए किसी का क्वेश्चन है कुछ तो बोल सकते हैं सर. वेट कर रहे हैं आप लोग के रेस्पॉन्स का. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? सर, आई वुड लाइक टू नो. यस श्योर. यस क्वेश्चन. सर, जैसे नेपाल में पोखरा एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट से रिलेटेड सीन्स है, सिनेरियोज है. तो सर वो तो नेचुरल हुआ, तो क्या वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल? देखिए नेशनल चीज को आप क्रिएट नहीं कर सकते. मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा. सिंगापुर आप एक कंट्री है, आज से 25-30 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था. Yes. लेकिन सिंगापुर इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वो ट्रांजिट पॉइंट होता है. जब यूरोप से नॉर्थ, जब आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो अभी तो इंटरनेशनल बिगेस्ट एयरपोर्ट इज हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, लेकिन पहले सिंगापुर हुआ करता था. तो सिंगापुर में क्या करते थे, जब फ्लाइट आते थे और वो ट्रांजिट पॉइंट था, 2-4 घंटा लेओवर होता था, फिर वो फ्लाइट टेक ऑफ करता था और दूसरे डेस्टिनेशन में जाता था. तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अरे यार सब फ्लाइट तो मेरे यहाँ आते, क्यों ना हम टूरिज्म डेवलप करें. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 2 घंटे 3 घंटे के लिए वीजा देना शुरू किया. और आज सिंगापुर में आप जाइएगा, आप जो कोई भी सिंगापुर में है, दे ऑल आर आर्टिफिशियल मेड थिंग्स ओवर देयर. चाहे सेंटोसा देख लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए, ऑल आर आर्टिफिशियल, नथिंग इज नेचुरल. लेकिन आज के डेट में कोई आर्टिफिशियल चीज को देखने के लिए आप एक बार जाएंगे लेकिन दोबारा आपका मन नहीं करेगा. और जब आप इसको नेचुरली देखेंगे यू विल एंजॉय मच बेटर. तो हम आर्टिफिशियल तो डेवलप कर सकते हैं लेकिन इट विल बी नॉट ओनली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट.
आज सिंगापुर में जाने वाले लोग हमारे इंडिया के लोग जाते हैं कि दे गो फॉर शॉपिंग और वो आर्टिफिशियल चीज देखने के लिए। लेकिन अगर नेचुरल में जाना है तो आप वियतनाम चले जाइए, कंबोडिया, इवन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए ना, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतना फ्लोर। अगर आप कोई बर्ड वॉचर है तो हमको लगता है कि यू कैन सी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, लॉट्स ऑफ प्लीज। सर बट दुबई इज द सेम एग्जांपल सर। एग्जैक्टली। तो वहां पे लोग क्यों जाते हैं? देखिए वहां पे जाते हैं कि इट्स ए फन, लेकिन आप लॉन्ग टर्म दुबई में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉपिंग है। आप जाइए शॉपिंग कीजिए, ड्यूटी फ्री है, कोई कस्टम नहीं लगता है, तो लोग वहां पे जाके शॉपिंग पैराडाइज। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखिएगा, अगर कोई एक बार या दो बार दुबई जाता है, तीसरे बार वो कभी नहीं सोचता है कि दुबई जाए। अरे यार ठीक है, आप एक समय पे गए या ट्रांजिट पॉइंट पे है, दे स्पेंड कपल ऑफ डेज एंड देन दे गो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते तो यू हैव टू डेवलप द नेचुरल रिसोर्सेज या हेरिटेज, द मॉन्यूमेंट्स। ओके सर। तभी आप उनको आप बताइए कि दुबई में जाएंगे, किसी चीज को आप टिकट खरीद के आप चीज को देखने नहीं जाएंगे। इंडिया में आप आइए, ताजमहल, वेस्टर्नर्स गोज टू विजिट ताजमहल, उनकी चार्जेस दे हैव सुने कि 1400 था, वो 1600 कर दिए। So they are charging 1600 rupees per person to visit Taj Mahal. It's economically, it is helping the economy of the country. तो आप किसी चीज को नेचुरल वे में जितना प्रमोट कर सकते हैं, आर्टिफिशियली यू कांट डू सो मच। श्योर सर। ओके, थैंक यू सर। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच एंड आई विल साइन इट ऑफ और फिर हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके Okay, bye. Thanks. Thank you sir. Thanks.